नमस्कार मित्रों इस वक्त पे हम हल्द्वानी शहर के आयुष चिकित्सालय में मौजूद हैं और डॉक्टर भट्ट मैम के केबिन में मैम गूदा संबंधी बीमारियों का इलाज करती हैं और डॉक्टर विनीता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी वॉलंटियर। विनीता जी, गूदा संबंधी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन पर बहुत संकोच करते हैं लोग ना, तो क्यों ना हम लोग इस पर आज मैम से बहुत विस्तार से जानें। ये बहुत अच्छा मौका है और जो मैडम विस्तार से बताएंगी तो लोगों को मुझे लगता है ज़्यादा जानकारी भी बढ़ेगी और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद भी मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे एक पेशेंट भी मौजूद हैं, पूनम जी आपसे भी हम लोग बात करेंगे। जी मैम, क्या क्या होती हैं गुदा संबंधी बीमारियाँ? नमस्कार। ये जो गुदा संबंधित व्याधियाँ हैं मोस्टली जो आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उससे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। इसमें बेसिकली जो गुदागत व्याधियों में जो भी पेशेंट आते हैं, हर कोई पेशेंट की कंप्लेन ये होती है खून आ रहा है, लैट्रिन मल द्वार से खून आने को हर कोई पेशेंट समझता है कि बवासीर है, पर बवासीर खून आने को ही बवासीर नहीं है, उसके और बीमारियों में भी ये चीज़ मेनली होते हैं। मेनली खून आने और बीमारियों के भी सिम्टम्स हैं। मेनली गुदागत व्याधियों में तीन ही व्याधियाँ जो पेशेंट मैक्सिमम आते हैं। एक होता है फिशर, मतलब लैट्रिन के रास्ते में मल द्वार पे कोई घाव बन जाना, उसमें भी ब्लड आएगा, उसमें इचिंग होगी। और दूसरा होता है आपका पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं। बवासीर भी दो टाइप के हैं, खूनी बवासीर और वादी बवासीर। खूनी बवासीर में ही ब्लड का वो होता है। और तीसरी आपकी होती है फिस्टुला, भगंदर। भगंदर में ब्लड का कोई वो नहीं होता है। इसमें आदमी जो होता है पेशेंट को बार बार फुंसी बनती रहती है मल द्वार के आसपास। अच्छा। आदमी सोचता है कि ये एक तरीके की फुंसी है जो नेचुरल दवाई खाई ठीक हो जाती है। वो बार बार होने का मतलब है वो अंदर से गुदा द्वार से ही वो नाली जैसी एक बनती है, वो फिस्टुला ट्रैक्ट बनता है, वो अंदर की एनाटॉमी से ही वो बन के आती है। तो ये हुई भगंदर। और खून वाली व्याधियों में आपके बवासीर और परिकृतिका, जिसको फिशर कहते हैं, वो आता है। और जिनका मेनली कॉजेस क्या होता है, ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लैट्रिन में जो बैठ के जो स्ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मेन कॉज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। और वो भी बेसिकली क्या आदमी की लाइफ स्टाइल कैसी है, देर रात तक जगना, देर रात तक मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना। अच्छा। बेसिक पानी की कम पीना, और दूसरा फिजिकल वर्क में कोई इन्वॉल्व नहीं होना, और मैदा वाली चीज़ जो ये खा रहे हैं। और अगर विबंध कॉन्स्टिपेशन से ही बच गया तो ये दो व्याधियों से तो बिल्कुल बचा जा सकता है। अच्छा। अगर लैट्रिन की कब्ज रहेगा तो लैट्रिन क्या होता है, स्टूल जो होता है टाइट होगा, और बंदा वहाँ पे टाइट कर रहा होता है। जो मल द्वार की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, वहाँ पे क्या होगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे। स्क्रैचेस आते हैं, फिर वहाँ पे जो मसल्स होती है वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। वहाँ पे पेशेंट को पेन भी होगा, फिर उसके बाद जहाँ कट लगता है वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और आदमी सोचता है कि मुझे बवासीर हो गया है। और यही चीज़ अगर बार बार रही और आदमी टाइम से नहीं खा रहा है, और मेंस में बेसिकली कहूँगी जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनमें अगर लीवर का भी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ता है तो नीचे ब्लड की वेसल्स जो बवासीर होती है वो एक तरीके से वीन्स, एक हम कॉमन लोगों में भी सब में खून की नलियाँ एक नॉर्मल है, अगर वही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो फूलने लगती है। वही चीज़ क्या होती है, बवासीर होती है। वही बवासीर होगी। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा बंदे को और वो ड्रिंक ये सब चीज़ भी कर रहा है तो ब्लड का एक प्रेशर बढ़ता है, उससे बैक फ्लो ऊपर, ब्लड ऊपर को ना जाके वो ब्लड वेसल्स वहाँ पे फूल जाती है। उस पर ऊपर से वो कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो लैट्रिन वहाँ पे स्टूल टाइट होगा तो ब्लड वहाँ वेसल्स रप्चर हो जाती है, फिर वहाँ से ब्लड स्टार्ट होता है। फिशर और पाइल्स में यही अंतर है कि पाइल्स वाले पेशेंट को दर्द नहीं होता है, वो कंप्लेन करेगा तो खाली ड्रॉप लैट्रिन के बाद ब्लड गिर रहा है। अच्छा। और फिशर वाले पेशेंट में क्योंकि म्यूकोसा मेंबर में कटिंग लगी होती है तो उसमें पेन भी होता है, उसमें उसको बर्निंग सेंसेशन भी होगी और साथ में वहाँ पेन भी होता है। ओके। तो तीनों बीमारियों के एक जैसे ही लक्षण है, कुछ तो विनता है ना, लगभग, और थोड़ा अंतर है। इसीलिए हम लोग जब कई बार हम लोग दीवारों में देखते हैं पोस्टर लगे हैं कई, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता था, तो आज चीज़ें क्लियर हुई। मैम, पर डे कितना पेशेंट आपके पास यहाँ पर आता है? नॉर्मली ये इससे रिलेटेड 25 के पेशेंट लगभग आते हैं डेली और आते हैं। मोस्टली पेशेंट अधिकतर परिकृतिका, फिशर और बवासीर के होते हैं। और अच्छा। भगंदर एक बीमारी है, भगंदर को आदमी एब्सेस समझ के उसको इग्नोर करता रहता है कि मैं ठीक हो गया। जब वो बाद में प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है, वो एब्सेस जब ज़्यादा ही डिस्चार्ज शुरू हो जाता है पस वगैरह और वो थोड़ा बैठता नहीं है तो वो आदमी तो भटकता ही रहता है, तब वो कहीं डायग्नोसिस बन पाती है। अगर वो टाइम पे ही डायग्नोसिस बन जाए तो वो स्टार्टिंग में ही वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अच्छा। और भगंदर एक मतलब बहुत ही नासूर, इसको हमारे उसमें भी अष्टमहागत कहा गया है। मतलब आयुर्वेद में इन बीमारियों को बवासीर और जो आपका जो अर्श है
और खूनी अर्थरोपी जिसमें खून का प्रभाव होता है, दूसरा आपका ये भगंदर। इन दोनों व्याधियों को बहुत ही अष्टमहागत कहा गया है, मतलब एक तरीके से नासूर है पेशेंट के लिए। अच्छा मैम, पेशेंट कहाँ आए, जैसे एलोपैथिक में भी लोग जाते हैं, तो ज़्यादा कारगर इलाज आपका मानना है कि आयुष में है? नहीं, हाँ, इसके लिए कह सकते हैं आजकल बहुत मॉडर्न में भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है। और जैसे इन्वेस्टिगेशन में आप सीधे भगंदर का तो बेसिकली अगर रिकरेंस ना हो, वो रिकरेंस होने के चांसेस दोबारा बन जाता है। और वो अगर उसका भी ग्रेडिंग लेवल चलता है, अगर वो रेक्टम तक जा रहा है तो उसमें फिर ट्रेडिशनल मेथड हमारे में छाट सूत्र ही किया जाता है और उसी से वो रिकरेंस उसको रोका जाता है। भगंदर के लिए तो हमारे में आयुर्वेद ही ज़्यादा सफल प्रोसेस हम कहेंगे। अच्छा। और बवासीर के लिए भी छाट सूत्र से बांध के वो दोबारा नहीं होता है। और ये भी नहीं है कि अब आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो मॉडर्न में भी लेज़र को बवासीर के लिए इग्नोर नहीं किया जाता है। वो ये है कि वो आपको 2 दिन में ही 10 दिन में ही पेशेंट को आराम होके घर भेज दिया जाएगा। जी। तो दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी सरल शब्दों में आपने इन तीनों बीमारियों को आज जाना। मैम, शॉर्ट में चलते चलते क्या मैसेज देंगे कि इन तीनों बीमारियां ना हो, उसके लिए क्या करे पेशेंट? क्या बस सुबह उठते ही बाबू थोड़ा तो लाइफ में अपने योगा को अपने शामिल करें, पानी पिए और अपने को मतलब वर्किंग में इन्वॉल्व करें, मतलब थोड़ा फिजिकल वर्क जरूर करें, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं। और खाना ही डाइजेस्ट होगा तो तब तो फिर प्रॉपर डेफिकेशन में भी ठीक रहेगा। अदरवाइज फिर ये परेशान, जहाँ कब्ज की शुरुआत होगी फिर ये बीमारी कहीं ना कहीं आपको कब पैदा बनने लगती है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, ये सारी एहतियात आपको बरतने हैं। और वेरिकोज वेन की एक पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। आपका वेरिकोज आपको है? हाँ जी मैम, पूनम खोलिया हूँ मैं। तो आपको लगा आयुर्वेद पे आपको ज़्यादा भरोसा है तो आप यहाँ आई हैं? जी हाँ मैम, मैं एलोपैथिक में भी गई हुई थी। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि इसका इलाज उन्होंने सर्जरी भी बताया है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं आयुर्वेदिक में ट्राई कर लूँ। तो फिर मैं डॉक्टर मैम से मिली तो मुझे काफ़ी राहत मिली है यहाँ पे आके। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मुझे ख़ास तौर से इसके लिए योगा बताया गया है। बाकी यहाँ से कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी हैं, ऑयल वगैरह, जैसे इसमें मालिश करनी होती है, मालिश भी ऊपर की ओर को करें, नीचे से ऊपर की तरफ को करनी है। जी बिल्कुल। और दूसरा इसमें कि जो हमारी जो वेन्स बन चुकी हैं, जिसमें रेड ब्लड हो चुका है, जमा हो चुकी है, गुच्छे मतलब जो बंच होते हैं, उसके लिए मैम ने एक सजेस्ट किया है कि इनके द्वारा जोक लगाया जाता है। जी। जो जोक लगाने पे वो जितना भी आपका गंदा ब्लड होता है उसको वो सारा पी लेता है। उसके बाद की विधि आप मैम से। क्या बात है, ये तो बहुत ही कमाल का विनीता, बहुत ही रोचक लग रहा है ना कि हमें गांव में जोंक लगते थे और मालूम नहीं चलता था हमें कब वो खा पी के मोटे होकर नीचे गिर गए, है ना। तो मैम, इससे इस पद्धति को जानते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सेफ मेथड नहीं है। हाँ, बहुत ही आरामदायक, बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं, बस आपने सीधे लगवाना है और बस। जी, तो अब हम तो गप्पे ही मार रहे हैं, मैम से ऑथेंटिक चीजें पूछते हैं कि इसके पीछे का। तो मैम, इसके साथ में वेरिकोज वेन के मामले भी देखती हैं? आयुर्वेद के उसमें एक लीज थेरेपी का भी यूज। जी मैम, थोड़ा पहले विस्तार से बता दें कि वेरिकोज वेन होती क्या है, किस तरह की दिखती हैं, कब होना ये शुरू होती हैं, और क्या महिलाओं में ये पुरुषों के मुकाबले क्या ज़्यादा होती हैं? जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े वाले रहने का जिनका वर्क होता है, मोस्टली ये उन्हीं लोगों को इफेक्ट करती है और अधिकतर इसमें महिलाएं शामिल हैं। 40 साल की एज के बाद के बहुत सारे पेशेंट इसको देखने में आते हैं। और चूंकि ये जो ब्लड वेसल से रिलेटेड ये बीमारी है, ब्लड वेसल्स में क्या होती है, वॉल्व होती है नीचे की काफ मसल्स के, वहाँ पर वो ब्लड बॉल जो होती है, वॉल के अंदर वॉल्व होते हैं, वो ब्लड को नीचे से ऊपर फ्लो करने में हेल्प करते हैं। एक तरीके से काफ मसल्स जो होती है दूसरा हार्ट एक तरीके से जिसको कहा जाता है, यहीं से ही पंपिंग करके जो ब्लड वेसल्स होती है, दूसरा बॉडी का जो पार्ट कहा गया है वो काफ मसल्स के उसको ही कहा गया है। अगर ये ब्लड वॉल किसी तरीके से इस पर डिफॉर्मिटी आ गई या कुछ वो हो गया तो ये ओपन नीचे को मूव कर देती है। तो ये ऊपर को अगर बंद नहीं होने से जो ब्लड का जो फ्लो नीचे से ऊपर को जो हार्ट की ओर हो रहा है, वो नीचे को ब्लड फ्लो ऊपर को नहीं जाने से वो नीचे स्टैग्नेशन रुकने लगता है। इससे जो ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड वेसल्स की एक एज के बाद इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स की जो टाइटनेस है, जो उसकी वॉल है, वो भी ढीली पड़ने लगती है। तो और ऊपर से ब्लड की वॉल जो अंदर से कंट्रोल किया होता है ब्लड को ऊपर हेल्प करता है जाने में, वो ऊपर को बैक फ्लो होने की वजह से वो नीचे ब्लड का रुकना हो जाता है। ब्लड फ्लो होना ना होने से वो नीचे एकदम से वो बाल उसके गुच्छे जैसे बनने लगते हैं। और वही गुच्छे अगर ज़्यादा बनने लगे या कोई इंजरी होगी या शुगर का पेशेंट है तो वहाँ पे फिर घाव जैसे भी, अल्सर जैसा भी बनने लगता है। तो इसको वेरिकोज अल्सर भी कहते हैं। हमारे उसमें फिर एक टेक्निक वो की जाती है इसमें, इसको क्योंकि रक्ताग्रत वात कहा गया है, क्योंकि ये सिराओं की व्याधि है, ब्लड से रिलेटेड है।
तो इसमें वात एक इसके बाद जैसे वात का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम इसमें वात और रक्त से ही संबंधित इसमें इलाज किया जाता है। वात दोष और रक्त दोष पे ही इसमें काम करते हैं। इसके लिए दवाइयाँ तो चलाई ही जाती है, समन और अर्धहलासन, ताकि वो इलास्टिसिटी ब्लड के बने और खून जो बन रहा है वो अच्छा खून बने, उसके लिए भी समन के तौर पे दवाइयाँ दी जाती है। और एक इसमें बेसिकली जैसे पेशेंट कंप्लेन दर्द की कह रहा है, तो इसमें एक आयुर्वेद में एक लीज थेरेपी की जाती है। लीज थेरेपी को वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा हो, शोथ हो रहा हो। शोथ का मतलब ये है वहाँ की कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है। और चाहे वो सोरेसिस हो, त्वगत व्याधियों में वैसे एक्ने हो रहा है बॉडी में, अगर अनुसिका बालों में अगर क्या कहते हैं बार्डनेस हो रही है, गंजापन हो रहा है, तो ये चीज़ लगाई जाती है। और ये सिरागत व्याधि जो वेरिकोज वेन्स जिसको हम कह रहे हैं, इसमें भी जोंक को लगा के, क्योंकि जोंक का क्या है, इसमें एक हेरोडिनेज एंजाइम रिलीज होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, वो ब्लड के फ्लो के थक्का नहीं बनने देता। तो जहाँ पे वो अशुद्ध, वो उसका काम यह है कि वो जो कि ये प्रायोरिटी मेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो गंदा ब्लड ही लेता है, वो लेगा के वो अशुद्ध ही ब्लड लेगा, उसको शुद्ध ब्लड नहीं लेता। और इसमें फिर किसी को जानकारी भी नहीं होती कि वो कब उसने काटा, कब वो करा। जब वो अपना ब्लड वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, अशुद्ध ब्लड को वो कर देते हैं ताकि ब्लड का प्रवाह वहाँ बना रहे। उसके बाद वो ब्लड वो पीने के बाद वो जो अपना गंदा ब्लड ले लेती है, एक डाइट में वो 5 ml से लेके 15 ml तक वो पी सकती है। उसके बाद भी वो सर्विस और निर्विस टाइप 2 तरीके की होती है। अगर निर्विस होगी तो ही वो बॉडी में पेशेंट के यूज़ की जाती है। वो गंदा ब्लड वो लेने से फिर वो ब्लड ले लिया, फिर बंदे को ये है कि ब्लड फ्लो एक बार के लिए सुधर जाता है। तो दोबारा उसके होने की संभावना क्या दोबारा भी है? हाँ, तो दोबारा ये एक तरीके से याप्य व्याधि है। ऐसा मतलब पेशेंट को दर्द में रिलीफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अगर पेशेंट आ गया तो वो ताकि वो बॉल की और इलास्टिसिटी इसमें सुधार कर दिया तो पेशेंट में आराम हो जाता है। तो यहाँ पे मैम आपने जौंक रखी भी है ना? हाँ। तो हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये जौंक कहीं से मंगाई जाती है मैम, है ना? ये बाहर से मंगाते हैं, ये बाहर से मंगाते हैं। ये जो जहाँ प्रोडक्शन होता है ये हरिद्वार से, दिल्ली से, जो लोग इस चीज़ की खेती वगैरह करते हैं इसी चीज़ की। जी। तो ये अच्छा, इसकी खेती होती है। एक तरीके से उनका वो मतलब वाला इशू है कि जी फाइनेंशियल वाला इशू होता है। तो ये मतलब निर्विस जोंक होती हैं। जी। तो मैम ये पांच जौंकें हैं इसमें और काफ़ी बड़े और छोटी साइज की है ना? एक जोंक जो पेशेंट पे यूज़ कर लेते हैं उसको दोबारा वो उसी पेशेंट के लिए रखते हैं हम लोग। अच्छा। वो फिर सेकंड सीटिंग में वही यूज़ की जाती है। एक पेशेंट पे मतलब जैसे 5-6 लगाई सब, मतलब अगर वो जैसे 5-6 लगा दी, उसके बाद 15 दिन के बाद पेशेंट से पूछते हैं कि उनको कैसा रिलीफ है। तो रिलीफ होता है तो फिर सेकंड सीटिंग फिर करते हैं। और वो मतलब उसी पेशेंट के लिए वो यूज़ करके वो डेट और वो उसमें अलग चस्पा करके रख दिया जाता है। वो दूसरे पेशेंट पे अप्लाई नहीं करते। और विनीता, एक बहुत ही और रोचक जानकारी मैम लोगों ने बताई कि वो जो गंदा खून पीने के बाद जौंक मर जाती है। अच्छा। इसीलिए वो मरे ना, उसके लिए भी एक उपाय है। तो मैम बताएं उसे। हाँ, वो जैसे ब्लड वो गंदा पीती है तो एक जोंकों में एक रोग हो जाता है, मामत कहते हैं, तो वो बेहोश होकर वो मर जाएंगे। तो उसके लिए उसको हल्दी वो खिला के हल्दी उसके मुंह पे टच करते हैं ताकि वो उल्टी कर दे, तो वो उसी समय वो सारा ब्लड वो एक्सक्रीट कर देती है। अदरवाइज फिर तो ये दोस्तों एक्सप्रेशन देखिए हमारे, है ना? मैं तो बहुत ही हैरान हो गई हूँ। बहुत बढ़िया। क्या इलाज और है। बड़ा मजा आ रहा है सुन करके, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बताओ जौंक इतनी छोटी सी, उसको भी वोमिट कराया जा रहा है और फिर उसको स्वस्थ किया जा रहा है। मतलब जीवों की भी चिंता है ना? गजब की आयुर्वेद बात। मतलब प्रकृति के साथ सहस्तित्व में चल रहा है, सच में बहुत सुंदर इलाज के साथ। बहुत आश्चर्य। तो ये आज दोस्तों हमने जाना, आप सबने भी जाना कि इस तरह से भी आयुर्वेदिक इलाज हो रहा है। वेरिकोज वेन्स को, जो गंदा खून है वो जौंकों के जरिए वो बाहर खिंचवाया जाता है। फिर जौंक की भी चिंता है कि वो मरे ना, तो उसको हल्दी से उल्टी करवाई जाती है। तो मैम बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी, इसको हम और विस्तार से मैम जानना चाहेंगे। आप स्टूडियो में हमारे ज़रूर आएँ कभी। थैंक यू, है ना? हाँ जी, थैंक यू मैम। और दोस्तों ये आयुष चिकित्सालय की हम एक पूरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज पहला एपिसोड हमने आपको सुनाया और भी तमाम सारे अलग अलग डॉक्टर से हम लोग बातचीत करेंगे। कि विनीता अच्छी रहेगी ना ये सीरीज? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे तो लगता है बड़ा मजा आने वाला है। जी। अच्छा मैम, तो और अच्छी है। ओके, ये इसी से वेरिकोज से जुड़ा है या? अच्छा, वेरिकोज में तो उसका इंडिकेशन नहीं है पर हम कर देते हैं। ओके, तो मैम हम लोग उस पर भी बात करेंगे। मैम के पास खजाना है। और दोस्तों आपने सुना होगा मैम धारा प्रवाह जिस तरह से बोल रही हैं, तो बहुत मन कर रहा था कि सुनते ही चले जाएं। जी। तो दोस्तों ये हम आपको दिखा भी रहे हैं वीडियो के जरिए कि किस तरह से जौंक से ये गंदा खून पिलवाया जाता है ना। मैम कितना वक्त लगता है? ये एक आधा घंटा करीबन। ये खुद ही रिलीज छोड़ देती है, जब इसका पेट भर जाएगा ये खुद ही छोड़ देगा। जी।
तो ये बहुत ही नायाब एक पहल, ये बहुत पुराना इलाज होगा ना मैम ये तो? ये पहले से ही काफी किताबों में वो जो हमारे ऋषि वो कह गए हैं। पहले पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो पहले के लोग यहाँ गंदा वो हुआ वो जोंक लगा वो करने वाले तवा लगा देने पुराना वाले नुस्खा हुआ है। वही चीज उसी को ही विस्तार कर दिया। क्या बात वही आज के उसमें देखा जाए तो सपोज आप अग्निकर्म ही कहते हो, पहले पहाड़ के लोग तवा लगाते थे, उसको हमने रॉड वगैरह में मॉडिफिकेशन कर दिया कि पंच धातु की सलाखा है, कॉपर की सलाखा हम यूज़ कर रहे हैं, चांदी की सलाखा, स्वर्ण सलाखा। फेसगतवाद में हम स्वर्ण सलाखा यूज़ करते हैं, और नीचे अगर पैर के नीचे अगर कॉर्न्स हो रहे हैं, मशक हो रहे हैं, तो इनमें हम लोहे की या पंच धातु सलाखा यूज़ करते हैं। कहीं पे भी अगर मम्स होता था तो पहाड़ में पहले तवा लगा दिया जाता था, या पेट में दर्द हो रहा है तवा लगा दिया, वो चीज़ की जाती थी। तो वही बाद में साइंस मतलब ऋषि वगैरह ने उसमें फिर धातुओं का यूज़ किया गया अग्निकर्म में। वही चीज़ आज के उसमें लेज़र में उसमें तब्दील, कॉटराइजेशन जिसको अग्निकर्म करते हैं, वो हम इलेक्ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब साइंस ने ऐसे ऐसे रूपांतरण किया है। तो आयुर्वेद का ये जो खजाना है विनीता, हम अपने श्रोताओं के साथ बहुत जल्दी ही इस पूरी श्रृंखला को लेके आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका विनीता। विदा लेते हैं अपने दोस्तों से। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही इसके दूसरे एपिसोड के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।